क्रिसिल एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च करती है और उसके बाद किसी भी कंपनी का, इंडस्ट्री का या फिर कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर अपना आउटलुक शेयर करती है। आप अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप इसको डेली बेसिस पे देखते होंगे। जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली या फिर कुछ और, तो उस रिजल्ट के बेसिस पे जितने भी ये कंपनीज होते हैं, रेटिंग एजेंसी अपना आउटलुक शेयर करती हैं कि यहाँ से हमारा आउटलुक ये बन रहा है, या फिर टारगेट भी शेयर करती है कि यहाँ से इतना अप जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है। अब फाइनल रिजल्ट से पहले ही इनके पास डेटा आता है, रिसर्च होती है, एंड देन उसके बाद ही ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है कि ये रेटिंग है, ए है या फिर इतना टारगेट है। तो कुल मिला के कंपनी हालत बताती है इकोनॉमी की, इंडस्ट्री की, सारी चीज़ों की। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी की हालत चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें, बेसिकली एक ग्लोबल लेवल पर काम करती है और कुछ जगह खुद इसकी प्रेजेंस बनी हुई है, कुछ जगह ये कंपनी अपने सब्सिडीज के थ्रू भी काम करती है। ऐसे में अगर हम बात करें, ये जो कंपनी सर्विसेज देती है, प्रोवाइड करती है रेटिंग की काम करती है। रेटिंग के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, तो रिसर्च करके इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए या फिर बात करें बैंकिंग सेक्टर के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क से रिलेटेड चीज़ें ये सर्विसेज देती हैं। एंड पॉलिसी एडवाइजरी कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है, दिस दैट। तो ये पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज ये कंपनी काम करती है या फिर देती है। इंडिया लेवल की अगर बात करें, लीडिंग रेटिंग एजेंसी में इसका नाम निकल के आता है। ऑलमोस्ट सभी टाइप के सर्विसेज देती है, हाँ, एंड टू एंड सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को। इतनी चीज़ हुई। जस्ट हमने जो बात की कि रेटिंग एक काम है इनका, रिसर्च दूसरा काम है, और एडवाइजरी। तो सभी सेक्टर से अलग अलग रेवेन्यू भी निकल के आता है। तो रेटिंग बिजनेस से आता है 28% का रेवेन्यू इस कंपनी के पास। अब बात करते हैं रिसर्च से। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है, 65% रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, वो आता है रिसर्च से। अब रिसर्च भी दो सेगमेंट, एक होता है इंडिया लेवल पर और एक होता है ओवरसीज लेवल पर। तो यहाँ अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट बेसिस पे रिसर्च करती है, यानी इन हाउस करती है। इनके पास खुद की टीम है, खुद की कंपनी है, यानी किसी पर डिपेंडेंस नहीं है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। और अच्छा नाम है अपने सेक्टर में, यानी कि अगर हम बात करें क्रिसिल, अपने रेटिंग या फिर रिपोर्ट में जब भी आपके सामने ये चीज़ें आएंगी तो उन पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर उनको लोग सीरियसली लेंगे। इतनी चीज़ ये रही। अब आगे हम बात करते हैं क्या क्या कंपनी कवर करती है रिसर्च के अंदर भी, इंडिया में भी क्या क्या कवर करती है। पहले हम इंडिया लेवल को देख लेते हैं। 77 सेक्टर को ये इंडिया में कवर करती है, एंड वर्क विथ 12,000 इंडियन एंड ग्लोबल क्लाइंट्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कितने सेक्टर को ये कवर करती है। यहाँ पर अपना आउटलुक शेयर करती है। आउटलुक शेयर करने का डेटा पढ़ना पड़ेगा, डेटा गैदर करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ऑल दिस। एंड उसके बाद 12,000 प्लस इंडियन एंड ग्लोबल क्लाइंट हैं इनके पास। आगे अगर हम बात करें, ऑल डोमेस्टिक एंड म्यूचुअल फंड्स, ये इनको भी कवर करती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, उन सेक्टर को भी, एंड बाकी सारी चीज़ें। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल। आगे अगर हम बात करें, कंपनी प्रोवाइड हाई एंड रिस्क एंड एनालिटिक्स एंड रिसर्च सर्विस टू ओवर 140 ग्लोबल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो कुल मिला के जैसे हमारी बात हुई थी, जब अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की, तो वहाँ पे रिस्क से रिलेटेड चीज़ें ये कंपनी मैनेज करती है या फिर अपना एडवाइजरी भी देती है, एक चीज़। या फिर अगर हम रिसर्च की बात करें तो सारी चीज़ें रिसर्च करके सामने रखती है। आगे अगर हम बात करें, 140 ग्लोबल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कंपनी मैनेज करती है, या मैनेज नहीं, ये अपनी सर्विसेज देती है, रिसर्च करके देती है, क्योंकि हम रिसर्च को इंडिया बेसिस पर अभी समझ रहे हैं। आगे अगर हम बात करें इसी कंपनी के बारे में, इट्स सर्व लीडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल बैंक। तो ऐसा नहीं किसी एक ही सेक्टर को, जितने सारे हमने सेक्टर देखे थे उनमें बैंक भी आता है। फिर चाहे प्राइवेट इक्विटी हो, प्लेयर हो, हेज फंड हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, या इंश्योरेंस कंपनीज हो, तो सभी को ये मैनेज करती है। और सिर्फ इंडिया लेवल पर नहीं, अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर कहाँ कहाँ, अर्जेंटीना, चाइना, पोलैंड, लंदन, मेलबर्न और सिडनी, ये सभी जगह इसकी प्रेजेंस भी बनी हुई है। यहाँ पे अपनी सर्विसेज भी देती है। अब अगर हम बात करें, कुछ जगह तो इसकी प्रेजेंस बनी है, कुछ जगह ये कंपनी अपने सब्सिडीज के थ्रू काम करती है, यानी कि एक्विजिशन भी की है इसने उसके लिए। तो पहला नाम निकल के आता है एज ऑफ नाउ, वो है ग्रीनविच, जो आपके सामने यहाँ पर है। ग्रीनविच को अगर इस कंपनी ने 2020 में एक्वायर किया था। तो एज ऑफ नाउ जो ग्रीनविच है वो 100% सब्सिडरी किसकी है, क्रिसिल की। तो वही हम बात करें कि ये सब्सिडीज़ के थ्रू काम करती है। अब जो ये ग्रीनविच है क्या काम करती है,
डेटा हमें चाहिए होगा रिसर्च के लिए, एनालिटिक के लिए, इनसाइट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, इन सारी चीज़ों के लिए ये कंपनी काम करती थी, या फिर ये कंपनी काम करती है और इसको एक्वायर कर लिया था क्रिसिल ने यहाँ पर 100%। तो ये आप समझ सकते हैं, सो दैट ये अच्छे से रिसर्च कर पाए, और जहाँ पे ये नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ पर इनसे अच्छी और कोई कंपनी काम कर रही थी पहले से, तो इन्होंने उसको एक्वायर कर लिया, सो दैट ये खुद भी मजबूत हो सके, थोड़ा कॉम्पिटिशन भी कम हो सके। अब बात करते हैं इनके थर्ड सेगमेंट से, यानी कि एडवाइजरी बिजनेस से इनको आता है 7% का रेवेन्यू। तो मेन तो हमने देख लिया कहाँ से रेवेन्यू आता है, क्या क्या। तो उसमें इंफ्रा एडवाइजरी, यानी इंफ्रा से रिलेटेड एडवाइजरी होती है, और दूसरा होता है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिस्क सोल्यूशन। तो ये है एडवाइजरी। यहाँ पर एडवाइजरी के अंदर, एक सेकेंड, एडवाइजरी के अंदर इनके बिजनेस ये रहे। अब अगर हम बात करें प्रेजेंटली जो कंपनी अर्न करती है 41% इट्स रेवेन्यू फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अभी तो हमने सेगमेंट देख लिया कि रिसर्च से सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर हम जियो बेसिस पे बात करें, जियोग्राफिकल बेसिस पे कहाँ से रेवेन्यू आता है, तो आता है 41% आता है नॉर्थ अमेरिका से, फॉलोड बाय इंडिया से 28% और बाकी यूरोप से 23%, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8% के आसपास। एक डेट आपके सामने है। बाकी अगर हम बात करें 86% ऑफ द कंपनीज वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड फ्रॉम इंडिया। तो ये आप समझ सकते हो कि जितनी भी इनके पास टीम है उसका जो मेजर पार्ट है वो इंडियन है, इंडिया से ही आता है। फॉल उसके बाद जो बाकी अमेरिका, यूरोप एंड बाकी सारी जगह से आता है। इतना होने के बाद ये भी कंपनी है किसकी सब्सिडरी है, इसके पास तो सब्सिडरी खुद के हैं ही, ये किसकी है, S&P ग्लोबल की। तो ये आपके सामने, द कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ S&P ग्लोबल, और प्रेजेंटली S&P ग्लोबल जो है होल्ड 67% स्टेक इन द कंपनी। तो बड़े ही बेसिक वे में और सटीक तरीके से आप कंपनी को समझ गए अभी तक। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर के नज़रिए से। इन्वेस्टर को क्या दिया इसने, डिस्पाइट दिस करेक्शन के बाद भी, जहां वॉर चल रही है ग्लोबल लेवल पर, उसके बाद भी एक साल में 70% के पॉजिटिव रिटर्न अभी भी हैं इसके। तो मेरे हिसाब से रिटर्न अच्छे हैं। अब बात करते हैं 2 साल में 152 और 3 साल में 122। तो कुल मिला के हर एक पैरामीटर पे इसने डबल तो किया। एक साल को अगर डबल नहीं, एक साल में डबल नहीं किया इस करेक्शन के बाद, पहले अगर हम देख रहे होते इस करेक्शन से पहले तो ठीक था। तो ऐसे में अगर हम बात करें रिटर्न तो अच्छे नहीं। अब अगर हम बात करें रिटर्न को ड्राइव किसने किया है, हालत बताती ना कंपनी दूसरी कंपनीज को, तो इसकी एक बार हालत देख लेते हैं क्वार्टरली नंबर्स के फॉर्म में। आपके सामने है मार्च से लेकर दिसंबर तक के नंबर। तो ये ग्राफ के फॉर्म में भी आप चाहें तो इनको देख सकते हो। 495, उसके बाद ये धीरे धीरे सेल्स तो अप रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी 128, 139, 147, 193। तो कुल मिला के अप ही जा रहा था ये क्वार्टरली बेसिस पे। वही नेट प्रॉफिट 84 से 101, 113 एंड 169। तो क्या दिख रहा है हमें, ये क्वार्टरली बेसिस पे इनके नंबर्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम ईयरली पे देखें तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो इसकी सेल थी 2018 में 1700 प्लस 1750 के आसपास, फिर उसके 1732 19 महीने 2019 में कम हुए। फिर अगर हम बात करें 20 में 1900 प्लस गए एंड देन उसका 23। तो सेल्स थे उसके अप ट्रेंड में बनी रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 471, 456 डिप, उसके बाद 511 और 606। तो कुल मिला के चीज़ें आपको ग्राफ के फॉर्म में दिख रही है। कोई बहुत बड़ी ऐसे बहुत बड़ी आपको मीनारें नहीं दिख रही है बार के फॉर्म में। जो भी दिख रहा है आपको कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे ही सही अप ट्रेंड में बना है, लेकिन ग्रोथ जो है परसेंटेज की अगर हम बात करें वो छोटे परसेंटेज में ही ऊपर बढ़ रही है, वो आपके सामने क्लियर है। बाकी नंबर्स अदरवाइज अच्छे हैं, लेकिन हम सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और वही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 18 में जो 363 था अभी हो चुका 466, यानी 4 साल में अगर देखेंगे तो कितना बड़ा है वो आपके सामने है। क्योंकि हम डेली बेसिस पर जब एनालिसिस करते हैं तो कुछ कंपनीज़ के जो नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो 4 साल में डबल हो चुके होते हैं, किसी के 3 गुना हो चुके हैं। तो वैसा इसमें हाल नहीं होते हुए दिख रहा है। इसीलिए ये नंबर आपके सामने है। ये नंबर आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि 5 साल में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, जो इनकम ग्रोथ है यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, तो यह 5 साल में -2 चल रही थी, यानी कि ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ी है, थोड़ा कम थी 5 साल में। 3 साल में -9 और 1 साल में 25। तो 1 साल में किस तरह से कम हुई है बिल्कुल आपके सामने है। हमने नंबर्स पॉजिटिव देखे, स्टडी फॉर्म में ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से वो आपके सामने है। बाकी 6 माइनस, तो कुल मिला के इन सभी में कॉमन एक नंबर है, वो है माइनस। ये आपने देखे इसके नंबर। प्रॉफिट ग्रोथ भी कैसी रही है इस कंपनी की परसेंटेज के फॉर्म में, ज़रा कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें कि ये माइनस है और इससे पहले हमने पॉजिटिव में नंबर देखे, वो ग्रोथ है कि किस परसेंटेज में, और वो नंबर एक्चुअल नंबर थे। यहाँ अगर हम बात करें ROE और ROC के बारे में,
तो 5 साल में इस कंपनी के या 3 साल में यहाँ पे ROE की बात करें 33, 33 एंड 25 ये अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे डिप तो आया ही है, और बाकी अगर हम बात करें 44, 42, 31 कुल मिला के ROE ROC अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 20 से ऊपर है। और देखा जाए सिर्फ 25 एक ही है, अदरवाइज सभी 30 या 30 के अबव है। ऐसे में ये ROC और ROC के मामले में बड़ी अच्छी दिखने को मिल रही है अभी। इसके बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो पैटर्न के हिसाब से भी देखें, सबसे मजबूत या फिर सबसे ज़्यादा जिनके पास है वो है प्रमोटर के पास 67, यहाँ पे उन्होंने कम किया था हल्का सा, देन 66.92, यहाँ पे 99 से 92, और उसके बाद 66.82, हल्के हल्के करके प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ पॉइंट्स में ही। FIs की बात करें 6.71, 6.81, 6.59, यहाँ पे डिप और 6.4, तो कुल मिला के FIs ने भी कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं की, उनके पास भी 6.5 पौने 7 के आसपास बनी हुई है। DIs की बात करें 12, 12.29 एंड 5, यहाँ पर इन्होंने बड़ा कट लगाया हुआ है जब सितंबर क्वार्टर के बाद 5 और 6, तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट आधा से भी ज़्यादा यहाँ पे कर लिया था। और बाकी पब्लिक का 14, 13, 20 to 19, तो पब्लिक का तो इस डिप ने, अगर हम बात करें सितंबर के बाद जब DIs ने अपना माल कम किया है तो पब्लिक ने उठाई, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए स्मार्ट मनी यानी FIs और DIs की बात करें, उनकी होल्डिंग एज ऑफ नाउ दिसंबर क्वार्टर में DIs के पास 6% के आसपास है 6.38, और वही हाल है FIs के पास, तो उनके पास ज़्यादा नहीं है, बाकी प्रमोटर के पास ज़्यादा है। तो ये अगर देखा जाए इनके पास भी अगर ज़्यादा होल्डिंग होती तो ठीक रहती, बट एज ऑफ नाउ आपके सामने है, मजबूत है। क्योंकि प्रमोटर के पास ज़्यादा है, प्लेजिंग कोई भी नहीं है, वो आपके सामने है। इसके बाद FIs DIs के बाद कुछ स्टॉक के म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप, उन्नति योजना डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद SBI मैग्नम, टाटा मिड कैप ग्रोथ एंड HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में। कितना परसेंटेज में भी किया है वो भी आपके सामने है। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी आराम से आसानी से आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर, इंडस्ट्री पी की बात करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो इसके पीयर हैं उनसे अगर जब हम कंपेयर करेंगे तो अगर हम इंडस्ट्री पी तो निकल के आएगी 65 के आसपास, इस स्टॉक की पी अभी चल रही 50 के आसपास, तो वहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे तो देखने को मिल रही है। अपने इंडस्ट्री पी से भी बहुत महंगी नहीं है, प्रीमियम पे ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक ठाक से ट्रेड हो रहा है। उसके बाद डिलीवरी आज के दिन 44 उठाई गई, EPS देखिए शानदार है, और डिविडेंड यील्ड भी आपको काफ़ी अच्छा देती है, यानी 1.5% के आसपास रफली बात कर रहे हैं, 1.43 आपको डिविडेंड देती है। तो इस हिसाब से अभी तक जो हमने देखा वो सिवाय जो उसके ग्रोथ के हमने देखे, जो प्रॉफिट ग्रोथ और जो पुअर है इसमें अभी तक प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ वो तो काफ़ी पुअर थे, उसके अलावा कोई ऐसा चीज़ मिला नहीं है अभी तक कि बहुत ज़्यादा इसमें हमें बोल सकते हैं कि इसमें पुअर है। और उसके बाद बाकी डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कैश है कंपनी के पास 99, यानी रफली बात करें 100 करोड़ के आसपास कंपनी कैश है, सो दैट कंपनी इसको बाकी एक्सपेंशन में, सब्सिडीज को एक्वायर करने में या फिर बाकी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको लगा सकती है जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी। तो मजबूत है कंपनी, फाइनेंशियली मजबूत है। तो ऐसे में चार्ट पर भी अगर जाओ इसको टेक्निकल एनालिसिस करके अपनी राय बनाएंगे इसमें। अभी भी ये कुछ जब मार्केट में डिप आया था ये भी नीचे गया था, लेकिन रिकवर हो गया, आज के दिन भी इसमें अच्छा अपमूव आया है। तो अच्छे से एनालिसिस करके मेरे हिसाब से एक ऐसी कंपनी है, सबसे पहले एक ऐसी कंपनी की बात करें, एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जो बाकी सेक्टर के ऊपर अपना व्यू शेयर करती है और बाकी सेक्टर्स को मानते हैं कि क्रिसिल की तरफ से रिपोर्ट है, क्रिसिल एक ऐसा नाम बन चुका है। तो ऐसे में पहले बात तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री में काम करती है, वहाँ पर एज ऑफ नाउ अच्छी पोजीशन पे होल्ड करती है, और उसके बाद इसके अच्छे फंडामेंटल है। अब ही अगर हम बात करें जो रिकवरी थी, रिकवरी भी इसमें शुरू हो गई है चार्ट पे, तो इसमें अपमूव के चांसेस या फिर और भी दूर के लेवल्स आने बनते ही है। प्लस आपने इसके रिटर्न भी देखे, तो एज सच ये कंपनी ऐसी नहीं है कि इस पर वॉच लिस्ट में नहीं लगाया जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है, हमारी चैनल जो टीम है उनकी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपना रिएक्शन हम तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।